हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज 29 अप्रैल 2026 है। डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यू डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आपको पता है कि हम डेली द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी के अलावा जो भी ऐसे आर्टिकल यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं उन्हें हम यहाँ पे एमसीक्यू फॉर्मेट में देखते हैं। और हम पूरे करंट अफेयर को इसी तरह से एनालिसिस ही करते हैं कि आपका प्रैक्टिस भी हो जाए, करंट अफेयर ही पता चल जाए, साथ ही आपका जो स्टैटिक है वो भी तैयार हो जाए। और कैसे करते हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा। पहला जो टॉपिक है उसी से पहला जो न्यूज़ थी आज की क्या थी कि जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, पहले पेज फ्रंट पेज की न्यूज़ है कि इंडेक्स ऑफ जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो 5 मंथ में सबसे ज़्यादा लो पर रहा, 4.1% पर रहा मार्च 2026 में। ठीक है, इसका मतलब क्या कि जो वीक परफॉर्मेंस दिखा रहा है कंस्ट्रक्शन सेक्टर की, कंज्यूमर सेक्टर की, ये होता क्या मैं आपको बताऊंगा। तो मतलब क्या ये बताया जा रहा है कि ये जो ट्रेंड ये बता रहा है कि जो ऐसे गुड्स जिनका निर्माण होना चाहिए और जिनकी प्रोग्रेस तेज़ी से चल रही थी उनमें अभी थोड़ा सा कमी आई है, ये यहाँ पे कहना चाह रहा है। मतलब क्या, अगर आप इसका इंडेक्स बना के देखो तो ये कुछ इस तरह से बनेगा और आज के द हिंदू में आपको देखने को मिलेगा 4.1% यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मार्च में। ठीक है, अब देखो होता क्या है, जो इंडस्ट्रियल आउटपुट होते हैं, है ना, इंडस्ट्रियल आउटपुट होते हैं उनको ये मेजर करता है कौन, आईआईपी, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। अब जो कोर इंडस्ट्रीज़ होती हैं ना, जैसे मान के चलिए कोर इंडस्ट्रीज़ कौन कौन सी होती है, जैसे कोल इंडस्ट्री है ना, कोयला है, इसके अलावा क्रूड ऑयल है, मतलब क्या नेचुरल गैस है ना, रिफाइनरी प्रोडक्ट है, फर्टिलाइजर है या मतलब कि रासायनिक उर्वरक है, स्टील है, स्टील के बाद सीमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है। तो ये जो पूरे सेक्टर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ही आई थिंक होते हैं। तो 8 जो सेक्टर होते हैं ये क्या होते हैं, कोर इंडस्ट्री के सेक्टर होते हैं, है ना, कोर इंडस्ट्रीज होते हैं आईआईपी के। अब इसमें जो सबसे ज़्यादा वेटेज होता है किसका होता है, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का होता है। ये मैं रैंडमली नहीं बता रहा हूँ, यूपीएससी ने प्रीवाईक्यूज पूछा था, प्रश्न इस पर आया था क्रोनोलॉजी लगाने के लिए। तो सबसे ज़्यादा जो रिफाइनरी प्रोडक्ट का वेटेज होता है, उसके बाद अगर आप यहाँ पे आओगे तो जो इलेक्ट्रिसिटी है इसका वेटेज होता है लगभग, अगर आप देखो 20% के आसपास इसका वेटेज होता है। फिर उसके बाद आपको देखने को मिलेगा 17% किसका, स्टील का, है ना। तो रिफाइनरी है, इलेक्ट्रिसिटी है, स्टील है, इनका वेटेज सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, अब अगर आप देखोगे तो ओवरऑल अगर आप देखो जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है इसका वेटेज सबसे ज़्यादा होता है 77%, फिर माइनिंग है, फिर इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, तो ये जो आईआईपी है इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बताती है। अब देखो ये करता कौन है, तो एक मंत्रालय जिसके बारे में आपने सुना होगा, मोस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इसके माध्यम से मंथली ये डाटा को रिलीज़ किया जाता है, आईआईपी को रिलीज़ किया जाता है। और ये 2011-12 का जो बेस ईयर है उसको आधार मान के करता है। परसों जो एमपीपीएससी का पेपर हो तो उसमें पूछा गया था, क्या पूछा गया था कि जो अगर आप देखोगे आई थिंक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में पूछा गया था कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का बेस ईयर क्या हो गया है, चेंज हुआ है, तो उसके बारे में पूछा गया था। तो यहाँ पे आईआईपी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दोनों का मोस्टली कर रहे हैं। ठीक है, तो आईआईपी का बेस ईयर 2011-12 है। 8 इसके मेन कोर सेक्टर हैं जिसमें सबसे ज़्यादा वेटेड रिफाइनरी सेक्टर का होता है, फिर इलेक्ट्रिसिटी का, फिर स्टील का होता है। ठीक है, और मोस्टली इसका कैलकुलेट करता है 4.1%, अभी रिसेंट में अभी उसका डाटा आया है। चलो ठीक है, तो इस पर स्टेटमेंट क्या क्या बन सकते हैं, आईआईपी के बारे में आपको बताना है। आईआईपी रिलीज़ किया जाता है आरबीआई के द्वारा। क्या आरबीआई आईआईपी का डाटा रिलीज़ करता है, तो ये बात यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाए, क्योंकि मोस्टली मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन इसका डाटा रिलीज़ करता है। दूसरा प्रश्न है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का हाईएस्ट वेटेज होता है आईआईपी में, मतलब क्या आईआईपी में जो विनिर्माण क्षेत्र होता है उसका सबसे ज़्यादा वेटेज होता है। देखो विनिर्माण क्षेत्र मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जिसमें चीज़ें बनती हैं, 77% उसका वेटेज होता है। मैंने आपको यहाँ पे बताया कि 77% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का वेटेज होता है, फिर माइनिंग का होता है, फिर इलेक्ट्रिसिटी का होता है। ठीक है, ये ओवरऑल है, मतलब कि अगर सारी चीज़ कैलकुलेट की, जैसे स्टील भी उसमें आ जाएगा, बहुत सारी चीज़ें आ जाएगी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। लेकिन अगर आप कोर सेक्टर में जाओ, जो कोर इसके कोर सेक्टर्स है उनमें सबसे ज़्यादा वेटेज आपको रिफाइनरी का देखने को मिलेगा। तीसरा है कि आईआईपी यूज एज ए इंडिकेटर ऑफ इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस। ये ऑब्वियस सी बात है कि आईआईपी का उपयोग इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस को इंडेक्स करने में किया जाता है। ठीक है, मान लेते हैं। लास्ट स्टेटमेंट क्या है, इलेक्ट्रिसिटी वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ आईआईपी, बिजली आईआईपी घटकों में से एक है। तो मैंने आपको 8 इंपॉर्टेंट जो घटक बताए हैं
कोल है। कौन कौन से बताएं एक बार और ध्यान लेके। कोल एक कोयला जिसका 10% वेटेज है, क्रूड ऑयल है जिसका 9% वेटेज है, नेचुरल गैस है जिसका 6% है, रिफाइनरी है जिसका 28% है, फर्टिलाइजर फिर आपको देखने को मिलेगा, फर्टिलाइजर हालांकि 2% वेटेज है। उसके अलावा स्टील सेक्टर है जिसका 17% है, फिर सीमेंट आपको देखने को मिलेगा जिसका 6%, 5% है, इलेक्ट्रिसिटी है 19% है। तो टोटल 100% में 8 ये मेन सेक्टर का योगदान देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसका पर्पज़ क्या होता है कि आरबीआई पॉलिसी बनाता है, गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है। ठीक है, ये चीज़ अब ये भी बता रहा है कि भाई डिमांड कहीं ना कहीं कम हो रही है या इनपुट कॉस्ट ज़्यादा हो रही है, ये सारी चीज़ों को भी ये बताता है। सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा, 1 एलिमिनेट कर दो, 2 3 4 इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आईआईपी का जो कॉन्सेप्ट है वो समझा, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखी। मोस्पी के बारे में आपको पता ही है, ज़्यादा इसमें बताने की जरूरत नहीं है, मंत्रालय है ना, और डाटा संबंधी स्टैटिस्टिक्स की जो डाटा रिलीज करता है। अब देखिए एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज आई है, जो यूएई है, यूनाइटेड अरब अमीरात है, उसने कहा कि वो ओपेक ग्रुप को छोड़ देगा, ओपेक ग्रुप को छोड़ देगा। अब भाई ओपेक ग्रुप को क्यों छोड़ देगा ये जानना जरूरी है, साथ ही ओपेक ग्रुप के बारे में जानना जरूरी हो जाता है। तो यूएई ने अनाउंसमेंट तो अभी की है लेकिन अभी उसमें टाइम लगेगा। ठीक है, अब उसमें दिक्कत ये हो रही थी कि ओवर प्रोडक्शन को लेके, कोटा को लेके बहुत सारी डिस्प्यूट हो रहे थे। ये सारी कहानी जानना जरूरी। ओपेक है क्या? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक, जिसको इस्टेब्लिश किया गया था 1960s में, और इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ देखने को मिलेगा, बगदाद में आई थिंक देखने को मिलेगा। ठीक है, एक बार आप भी चेक कर लीजिएगा, आई थिंक इसका हेडक्वार्टर बगदाद में ही है। और सॉरी, ओपेक को इस्टेब्लिश कहाँ किया गया था, बगदाद में इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि इशू क्या हो रहा है, प्रोडक्शन का इशू हो रहा है, कोटा का इशू हो रहा है, और इसमें जो सबसे बड़ा प्लेयर कौन सा है, सऊदी अरेबिया इसमें सबसे बड़ा प्लेयर माना जाता है। ठीक है, सऊदी अरेबिया के साथ इसका टेंशन यहाँ पे हो रहा है। अब ये पर्पज़ ये था कि भाई अलग अलग देश तेल बेचेंगे, अपने हिसाब से काम करेंगे तो तेल का प्राइस कभी भी बढ़ नहीं पाएगा, फिर तेल बेचने वाली कंट्रीज़ को फ़ायदा नहीं होगा। तो सारे देश इकट्ठा हो गए और उन्होंने ओपेक बनाया। ओपेक में कौन कौन से देश हैं ये आपको जानना जरूरी हो जाता है। जैसे मान के चलो, मैं यहाँ पर लिखता चलता हूँ, आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे इराक ओपेक का देश है, फिर कुवैत है, कुवैत ओपेक का देश है, ईरान भी कुवैत का देश है, इसका ओपेक का देश है। ठीक है ना, फिर इसके अलावा हो गया कतर, UATAR कतर है, यूएई है, यूनाइटेड अरब अमीरात, जिसने अभी निकलने की घोषणा की है। इसके अलावा आपको सऊदी अरेबिया है, सऊदी अरेबिया, ये ओपेक कंट्रीज। देखिए यूपीएससी ने कई बार पूछा, G20 कंट्रीज़ को लेकर यूपीएससी ने पूछा था कि कौन कौन से देश G20 का पार्ट नहीं है, 2021-22 की बात है। तो ओपेक में भी ये पूछा जा सकता है, यूएई बाहर हो रहा है, ओपेक प्लस बना है, तो ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो मैं रैंडमली नहीं बता रहा हूँ, वनडे एग्जाम में भी, सिविल सर्विस के PCS में, किसी में भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कौन मेंबर नहीं है। फिर अगर आप यहाँ पे आओगे तो लीबिया है, ये भी लीबिया हालांकि अफ्रीकन कंट्री लेकिन ओपेक का पार्ट है। फिर अगर आप देखोगे अल्जीरिया है वर्तमान में, फिर आए कौन सा, नाइजीरिया है। ठीक है, इक्वेडोर है, साउथ अमेरिकन कंट्री, और वेनेजुएला। तो ये जो कंट्रीज हैं ओपेक का पार्ट वर्तमान में है। ठीक है, अब देखो रसिया भी तेल बहुत निर्यात करता है लेकिन ओपेक का मेंबर नहीं है, तो ओपेक प्लस बनाया गया। ओपेक प्लस में कौन शामिल है, रसिया व अन्य देश शामिल हैं। ठीक है, जो आपस में मिलकर क्या करते हैं, तेल का रेट भाव तय करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ओपेक जो कंट्रीज है लगभग अगर आप देखो 70 से 75% क्या करते हैं, तेल का रिजर्व इनके पास है ना। और इंडिया भी की जो डिपेंडेंसी ओपेक कंट्रीज पर लगभग 85% है, और भारत का जो करंट अकाउंट डिफिसिट है उसमें ये ओपेक कंट्री से तेल लेना सबसे बड़ा कारण है, जिससे हम अपना जो करंट अकाउंट डिफिसिट है वो कम नहीं कर पा रहे हैं। अब इसमें जो क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं, जैसे क्वेश्चन ये है कि ओपेक को इस्टेब्लिश किया गया था 1960 में, ये तो आपको पता होना चाहिए। वन लाइनर क्वेश्चन बन सकता है, स्टेटमेंट में भी बन सकता है। तो ये सही स्टेटमेंट है क्योंकि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है। ओपेक इंक्लूड करता है ओनली एशियन कंट्रीज़ को। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन मैंने आपको मेंबर जब बताए, मैंने आपको बताया कि लीबिया भी है, मतलब अफ्रीका कंट्री है, नाइजीरिया है, ठीक है, ये भी अफ्रीका कंट्री है। इसके अलावा मैंने आपको अल्जीरिया के बारे में बताया था, वो भी अफ्रीकन कंट्री है, इक्वेडोर है, और इसके अलावा वेनेजुएला है जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज। तो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एशिया कंट्री हो, दूसरा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। तीसरा, ओपेक प्लस इंक्लूड करता है नॉन ओपेक कंट्रीज़ को, लाइक रशिया। ओपेक प्लस है, रूस जैसे गैर ओपेक देशों को देश भी शामिल हैं। ठीक है, ओपेक प्लस में शामिल है, ओपेक में शामिल नहीं है। भारत ओपेक का सदस्य है। चौथा स्टेटमेंट तो करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा, भारत ओपेक का सदस्य नहीं है। फिर पहला और तीसरा में दूसरा तीसरा सही होगा, तो दूसरा जो गलत है, क्योंकि ओपेक में केवल एशियाई देश है नहीं, तो दूसरा वाला हट जाएगा। तो 1 और 3 इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से क्या करना है, हमें थोड़ा सा टैकल करना है। अब देखिए
अगला टॉपिक क्या न्यूज़ में था, ये जो करंट अफेयर है, अगर आप इसका फुल पीडीएफ सुबह सुबह प्राप्त करना चाहते हैं तो आप BAPS प्रमो अकेडमी चैनल में ज्वाइन कर लीजिएगा। हालांकि मेरे जो चैनल उसमें से लिंक है, वहाँ से मैं ही जो करंट अफेयर प्रिपेयर करता हूँ, तो वहाँ पे आपको करंट अफेयर की डेली PDF मिल जाया करेगी। आप उसे पढ़ सकते हैं, शाम में प्रैक्टिस कर सकते हैं, मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करवाता ही हूँ आपकी, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ग्रेट निकोबार आइलैंड एंड ट्राइबल प्रोटेक्शन। ग्रेट निकोबार जो आइलैंड है और जनजाति संरक्षण के संबंध में आपको स्टेटमेंट बताना है। न्यूज़ में क्या होता है कि जो लीडर ऑफ अपोजिशन है राहुल गांधी, इन्होंने मुलाकात की निकोबारी जो कम्युनिटीज़ है उनसे, ठीक है। अब देखिए अभी क्या हो रहा है कि जो ग्रेट निकोबार है वहाँ पे 72,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट लग रहा है। अभी जो 72,000 करोड़ का प्रोजेक्ट लग रहा है, ये क्यों? एक तो क्या है कि जो अंडमान निकोबार की लोकेशन, अगर आप देखो, ये भारत का मैप मैं बना देता हूँ, चलो, है ना, इतना बड़ा नहीं बनाते, ये भारत का मैप है, ठीक है ना, समझो। ये भारत के मैप में यहाँ पे अंडमान निकोबार है, यहाँ पे स्टेट ऑफ मलक्का है, ठीक है ना, और इधर आपको पता है कि साउथ एशियन कंट्रीज है। तो इसकी जो लोकेशन है ना इंडियन ओशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके, अंडमान निकोबार की। तो यहाँ पे भारत स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा, रेलवे है, पोर्ट डेवलपमेंट है, टूरिज्म है, जिससे क्या यहाँ इस क्षेत्र का विकास भी होगा। साथ ही क्या होगा कि भारत की जो पकड़ है इंडियन ओशन वो अभी मजबूत होगी। तो ये पर्पस है, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि भाई जोग्राफिकल लोकेशन आपको पता होना चाहिए। देखिए अंडमान निकोबार 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड का पार्ट है। पहला है अंडमान ग्रुप, जिसको हम कह सकते हैं, दूसरा है निकोबार ग्रुप, ठीक है। ये अब इन दोनों के बीच में 10 डिग्री चैनल गुजरती है, 10 डिग्री चैनल इन दोनों के बीच में गुजरती है। अब इसमें सबसे ऊपर आपको मिलेगा नॉर्थ अंडमान मिलेगा, फिर आपको मिडिल अंडमान मिलेगा, है ना, फिर आपको साउथ अंडमान मिलेगा, फिर है लिटिल अंडमान। तो लिटिल अंडमान के बीच में और कार निकोबार के बीच में आपको 10 डिग्री चैनल देखने को मिलेगा। यहीं पे आपको नॉर्थ अंडमान में आपको 2 आइलैंड भी देखने को मिलेगा, वॉल्केनिक एक्टिविटी यहाँ पे देखने को मिलेगी, नारकोंडम और बैरन आइलैंड, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगी। अब हम आ जाते हैं ट्राइबल वाले मामले में। तो देखिए प्रोजेक्ट तो आपको मैंने बता ही दिया, है ना। यहाँ पे 19 टाइप के आइलैंड में ज़्यादातर पॉपुलेशन ट्राइब की रहती है और लगभग 27,000 के अलावा यहाँ पे पॉपुलेशन रहती है। अब ट्राइबल राइट के बारे में बात की गई है, किसमें, आर्टिकल 244 में। यहाँ पे क्या दिक्कत होगी, जब डेवलपमेंट आएगा तो डिस्प्लेसमेंट होगा, लोगों का पलायन हो गया, बहुत सारे लोग घर बार छूटेगा, तो ये सारी समस्या देखने को मिल सकती है। इस वजह से भी अभी चर्चा हुई थी उनकी, ये जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उनकी, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब पूछा जाए कौन कौन सी ट्राइब है, तो ये सोम्पेन ट्राइब एक इंपॉर्टेंट ट्राइब जिसके बारे में पूछा जाता है। सोम्पेन ट्राइब यहाँ पे पाई जाती है। इसके अलावा टेरेसा ट्राइब आपको यहाँ पे देखने को, चोबरा ट्राइब आपको देखने को, CHOWRA, चोबरा ट्राइब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो बेसिकली यही मेन ट्राइब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अब अंडमान निकोबार में जो अबॉरिजिनल ट्राइब है उनको लेके एक रेगुलेशन के लिए एक एक्ट आया था 1956 में, इसको कहा जाता है अंडमान निकोबार आइलैंड प्रोटेक्शन ऑफ अबॉरिजिनल ट्राइब। अबॉरिजिनल जो ट्राइब हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे एक एक्ट आया था, ठीक है, रेगुलेशन आया था 1956 में, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको थोड़ा सा जानना था जो मैंने आपको यहाँ पे बताई। अब आइए स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या क्या बन रहा है। प्रोस कॉन्स तो आपको पता ही है कि भाई डेवलपमेंट से आपको इकोनॉमिक ग्रोथ आती है, स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिलता है, लेकिन इकोलॉजिकल डैमेज होता है, पेड़ पौधे कटेंगे, बहुत सारा ह्रास होगा, जो वहाँ पे आपको सुंदरता देखने को मिलती है, अभी हो सकता है कम हो जाए, तो ये इशू देखने को मिल सकता है। स्टेटमेंट है ग्रेट निकोबार आइलैंड इज लोकेटेड नियर द मलक्का स्टेट, तो ये बात यहाँ पे करेक्ट है, ग्रेट निकोबार मलक्का स्टेट के पास है। निकोबारीज आर क्लासिफाइड एज शेड्यूल ट्राइब। अब शेड्यूल ट्राइब में क्या निकोबारी को शामिल किया गया है, नहीं किया गया, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो ये बात भी यहाँ पे करेक्ट है, निकोबारी जो जनजाति है शेड्यूल ट्राइब में शामिल किया गया। शेड्यूल ट्राइब में शामिल करने का अधिकार किसके पास होता है, आर्टिकल 341 के अंतर्गत ये किसके पास पावर होती है, प्रेसिडेंट के पास पावर होती है। प्रेसिडेंट किसी को भी चाहे तो शेड्यूल ट्राइब में शामिल कर सकता है। लगभग 8.6% के आसपास जो भारत की जनसंख्या है वो शेड्यूल ट्राइब में आई जाती है, लगभग 15% शेड्यूल कास्ट में आती है, ठीक है। इसको कैटेगराइज करने के लिए लोकुर कमेटी भी बनाई गई थी, है ना, जो बताती थी कि भाई किसको शेड्यूल ट्राइब बनाया जा सकता है। स्टेट गवर्नमेंट के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। चलिए दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर है, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 अप्लाई होता है ट्राइबल कम्युनिटीज़ पर। वन अधिकार अधिनियम 2006 जनजाति समुदायों पर लागू होता है, ठीक है, ये भी बात यहाँ पे करेक्ट है। चौथा, छठी अनुसूची अंडमान निकोबार द्वीप पर लागू होती है। भाई 6 शेड्यूल के बारे में हमने कल भी यहाँ पर देखा था, तो 6 शेड्यूल की जो सूची है यहाँ पर लागू नहीं होती। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के संबंध में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है।
चलिए, तो इसका सही आंसर 1 2 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब कुछ यूपीएससी ने PYQs पूछेगा, तो वो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिए हैं इसके संबंध में। फटाफट आपको बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग है कोरल रीफ, कौन कौन से आइलैंड में कोरल रीफ मिलेगी आपको? अंडमान निकोबार में, कच्छ की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में, सुंदरबन डेल्टा में। तो कहाँ कहाँ मिलेगी आपको यहाँ पे बताना है। इन तीनों में से सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 1 2 3 हो जाएगा। सुंदरबन में आपको मैंग्रोव मिलेगी, कोरल रीफ नहीं मिलेगी, ठीक है। चौथा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। फिर चौथा, 10 डिग्री चैनल किन दो आइलैंड को अलग करता है? मैंने अभी बताया, तो अंडमान और निकोबार जो आइलैंड है उनको अलग करता है 10 डिग्री चैनल, ठीक है। 2014 में यूपीएससी में प्रश्न पूछा गया था। 2009 में यूपीएससी में क्या पूछेगा कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज द सोम्पेन ट्राइब फाउंड, किस स्थान पर सोम्पेन ट्राइब फाउंड की जाती है? नीलगिरी हिल्स है, निकोबार आइलैंड है, स्पीति वैली है, लक्षद्वीप है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शोम्पेन ट्राइब के बारे में आपको बताया कि निकोबार जो आइलैंड है यहाँ पर शोम्पेन ट्राइब पाई जाती है, अब ओरिजिनल भी यहीं पाई जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे समझनी है। अगली जो न्यूज़ है PIB में थी, PM मोदी ने अटेंड किया सिक्किम का 50वां 50th स्टेटहुड डे। स्टेटहुड डे PM मोदी ने एक्सेप्ट किया, ठीक है। अब अगर हम देखेंगे सिक्किम के बारे में पॉलिटिकल हिस्ट्री, तो वहाँ पे पहले एक रूलर का शासन हुआ करता था, मुझे अभी एग्जैक्टली उनका ध्यान नहीं याद आ रहा है। 1975 में क्या किया जाता है, सिक्किम को 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंतर्गत भारत में शामिल किया जाता है। उससे पहले भारत प्रोटेक्शन दे रहा था, लेकिन भारत का राज्य नहीं था। अब सिक्किम की कैपिटल कौन सी है? गंगटोक है। नॉर्थ ईस्ट में आपको पता होगा, ये जो लोकेशन यहाँ पे सिक्किम की पड़ती है, सिक्किम के नॉर्थ में आपको मिलेगा कौन? चाइना। ईस्ट में आपको मिलेगा कौन सा? भूटान। वेस्ट में आपको मिलेगा क्या? नेपाल। और ईस्ट साउथ में आपको मिलेगा क्या? पश्चिम बंगाल। ये सारे आपको मिलेगा। सिक्किम पहला जो राज्य है जो भारत का और कंप्लीट ऑर्गेनिक फार्मिंग पर डिपेंड है, ठीक है ना। फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट डिक्लेयर किया गया था तो सिक्किम को 2016 में ही, ठीक है। मतलब कि जो फर्टिलाइजर इन सब का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं होता है। तो ये बात आपको यहाँ पे इसके संबंध में याद रखनी है। अब PM मोदी जी ने अनाउंसमेंट किया, ठीक है। तो अब बहुत कुछ ज़्यादा नहीं समझना है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं है। पहले इसको UT बनाया गया था, बाद में 36 अमेंडमेंट करके इसको 1976 में पूरा राज्य बना दिया गया था। अब देखो, राज्य बनाने के लिए क्या पावर, आर्टिकल 1 to 4 के अंतर्गत आपको पता होगा। आर्टिकल 1 क्या कहता है? आर्टिकल 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ है, इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, है ना। फिर दूसरा कि भारत दूसरे आर्टिकल में क्या बोलता है कि भारत नए राज्यों को स्थापित कर सकता है, मतलब कोई भी नया राज्य बना सकता है। तो सिक्किम को जैसे भारत ने नया राज्य बनाया तो सिक्किम नया राज्य बन गया, तो आर्टिकल 2 में उसके लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की आवश्यकता नहीं होती है। फिर आर्टिकल 3 क्या कहता है? आर्टिकल 3 कहता है कि भारत किसी भी राज्य की सीमा परिवर्तित कर सकता है, 2 राज्यों को मिला के नए राज्य बना सकता है। जैसे अब तेलंगाना को बना दिया गया 2014 में, तो क्या हुआ? आंध्र प्रदेश सेलेक्ट करके बना दिया, छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश सेलेक्ट कर दिया, है ना। 1 नवंबर 2000 को 9 नवंबर को आई थिंक उत्तराखंड को अलग कर दिया उत्तर प्रदेश से, और 15 नवंबर को झारखंड को अलग कर दिया बिहार से। तो ये भी पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, पार्लियामेंट के पास है। उसमें भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की आवश्यकता नहीं होती। और आर्टिकल 4 क्या कहता है कि इस संबंध में जो नियम है वो कौन बनाएगी? पार्लियामेंट बना सकती है। तो ये राज्यों को संबंध में बनाने के कानून है। सिक्किम बिकम ए पार्ट ऑफ इंडिया थ्रू द 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। सिक्किम भारत का हिस्सा बना 36वें संविधान संशोधन के माध्यम से। ये बात यहाँ पे करेक्ट है। सिक्किम फर्स्ट फुली ऑर्गेनिक स्टेट है भारत का, यह भी बात करेक्ट है। सिक्किम की सीमाएं भूटान और बांग्लादेश से लगती हैं। अब देखिए, बांग्लादेश से लगती है नहीं लगती है, थोड़ा सा डाउट की बात हो जाती है, क्योंकि मैंने आपको बताया था किस किस सीमाएं सिक्किम से लगती है। तो तीसरा आंसर इनकरेक्ट हो जाए, क्योंकि बांग्लादेश से इसकी कोई सीमा नहीं लगती। बल्कि अगर आप देखोगे जो नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाते हैं, अगर मैं इसको नॉर्थ ईस्ट बनाता हूँ, ठीक है ना, ये तो ये वाला जो रीजन है यहाँ तक, ये वाला रीजन क्या है? बंगाल है, वेस्ट बंगाल माना जाता है, वेस्ट बंगाल, ठीक है। और ये वाला रीजन माना जाता है सिक्किम। अब ये बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश कोई सीमा लगती नहीं है ना, बल्कि इस वाले पूरे रीजन को चिकन नेक कॉरिडोर कहा जाता है, चिकन नेक कहा जाता है, ठीक है। गंगटोक सिक्किम की राजधानी है, तो ओबियस स्टेटमेंट है, बहुत ही आसान है। तो 1 to 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 1 2 का 4, 4 2 का 1। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक किसके संबंध में है? अगला न्यूज़ ये था कि NHRC ने अर्ज किया स्टेट को कि एडवांस एक्शन लें, खासतौर पे वल्नरेबल ग्रुप्स के लिए हीट वेव के दौरान। हीट वेव बहुत ज़्यादा आ रही है दिल्ली में, है ना, या पूरे रीजन में। अगर आप देखें खासतौर पे नॉर्थ वाली जो स्टेट्स हैं वहाँ पे, तो यहाँ पे एडवांस में क्या करे कुछ सरकार एक्शन ले, यह ऐसे यहाँ पे NHRC ने गाइडलाइन जारी किया, उसने इशू किया। अब कमीशन
ये क्यों किया कि जो एनडीएम है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उसने गाइडलाइन जारी की थी। उसने बताया था कि भाई बहुत ज़्यादा हीट वेव की प्रॉब्लम इस साल देखने को मिल सकती है, इस वजह से एनएचआरसी ने एक्शन लिया। अब एनएचआरसी किस तरह की बॉडी है ये थोड़ा सा जानना जरूरी हो जाता है। देखो, एनएचआरसी एक तरह की ऐसी बॉडी जो भारत में मानवाधिकार के संबंध में बनाई गई है। भारत यूएनएचडीआर के बारे में आपने पढ़ा होगा, यूएनएचडीआर, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन डेवलपमेंट राइट्स, आई थिंक यही होगा। 1948 में एक डिक्लेरेशन पास होती है जिसमें बात ये होती है पूरे विश्व में मानवाधिकारों की बात होगी। तो सभी देशों ने अलग अलग संस्थाएं बनाई। भारत ने 1992 में एक संस्था बनाई, बेसिकली 1993 में अगर हम बात करें तो कब, 12 अक्टूबर 1993 को हमने एक संस्था बनाई जिसे हमने क्या कहा, एनएचआरसी कहा। और इसको हमने किस तरह से बनाया, एक्ट बनाया हमने 1993 में, एक्ट पारित किया, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। तो हमने एक बॉडी बना दी स्टेट लेवल पर, एसएचआरसी, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, और सेंट्रल लेवल पर हमने एनएचआरसी बना दी, जो क्या करेगी, ह्यूमन राइट्स की गार्जियन की तरह काम करेगी। अब ये जेल वगैरह में भी निरीक्षण करती रहती है कि जेल में ह्यूमन राइट्स का कोई वायलेशन नहीं होना चाहिए, चाहे कोई जेल में हो चाहे कोई बाहर हो, ये पूरा ध्यान रखती है। ठीक है, अब उसमें अगर हम बात करेंगे कंपोनेंट की बात करें तो इसमें चेयरमैन कौन होता है, तो जो अगर हम चेयरमैन की बात करें तो चेयरमैन हो कोई रिटायर्ड चीफ जस्टिस होगा, है ना, या कोई जज सुप्रीम कोर्ट का, ये इसके चेयरमैन होते हैं। कोई भी जज सुप्रीम कोर्ट का चेयरमैन या सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस। फिर 5 फुल टाइम मेंबर होने चाहिए, 5 फुल टाइम मेंबर इसमें होने चाहिए। अब 5 जो मेंबर होंगे उनमें कौन कौन होगा, पहला तो होगा सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज ही होगा, ठीक है ना। इसके अलावा दूसरा, हाई कोर्ट का कोई रिटायर्ड चीफ जस्टिस हो सकता है ना। तीसरा, इसके अलावा ये 2 मेंबर होंगे, 3 और मेंबर होंगे ऐसे पर्सन अपॉइंट किए जाएंगे जिसको नॉलेज हो, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है ह्यूमन राइट्स का, है ना। उसमें कोई महिला भी हो सकती है। तो ये 5 मेंबर होते हैं किसके अलावा, चेयरमैन के अलावा। तो एक चेयरमैन हो गया, 5 और मेंबर हो गए, 7 डीम्ड मेंबर भी होते हैं इसके, 7 डीम्ड मेंबर भी होते हैं। 7 डीम्ड मेंबर में जो भारत की संस्थाएं ऐसी हैं ना जो माइनॉरिटीज़ के लिए, जैसे नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास, और जो पीडब्ल्यूडी ग्रुप होता है, पर्सनल डिसेबिलिटीज ग्रुप है, एनसीएसटी है ग्रुप है, एनसीएससी ग्रुप है ना, इनसे संबंधित 7 लोग भी इसमें शामिल होते हैं। नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन, ये सब शामिल होते हैं एनएचआरसी में। तो बहुत बड़ी बॉडी बन जाती है कौन सी, एनएचआरसी। तो एनएचआरसी को हमने यहाँ पर समझ लिया, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे हीट वेव के बारे में। तो हीट वेव की घोषणा कौन करता है, तो आईएमडी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इसके बारे में यूपीएससी ने एमपीपीएससी ने 2 दिन पहले क्वेश्चन पूछा था। उसने ये पूछा था कि मौसम के संबंध में पूर्वानुमान कौन जारी करता है, मौसम विभाग जारी करता है, जलवायु परिवर्तन विभाग है, पर्यावरण विभाग है। तो आईएमडी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, हीट वेव से ऐसा मौसम संबंधी जानकारी जारी करता है। वो कहता है कि अगर 30 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर हिली रीजन में जा रहा है, इसका मतलब वहाँ पे हीट वेव आ रही है। 40 डिग्री से टेम्परेचर ज़्यादा प्लेन एरिया में अगर जा रहा है तो इसका मतलब क्या, प्लेन एरिया में हीट वेव का प्रकोप पड़ रहा है, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पे समझनी है, एकदम ध्यान रखनी है। सारी बातें बताए, एग्जाम ओरिएंटेड है ना। अपने दोस्तों से शेयर भी करना है इस वीडियो को, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ही देख लीजिए, सभी से शेयर करिए, ठीक है। अभी इसमें ऑप्शन क्या क्या बढ़ रहे हैं कि एनएचआरसी इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इस्टेब्लिशमेंट अंडर द आर्टिकल 324। एनएचआरसी एक संवैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना अनुच्छेद 324 के तहत हुई थी। एनडीएमए इशू करता, अब देखिए अब यहाँ पे बात आ रही भाई, ये स्टेटमेंट करेक्ट है इनकरेक्ट है आपको यहाँ पे बताना है भाई। 324 के अंतर्गत इलेक्शन कमीशन इस्टेब्लिश किया गया था ना, एनएचआरसी थोड़ी। तो अगर आपको इलेक्शन कमीशन रेगुलर अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हो तो आपको पता है, आर्टिकल भी याद हो गया होगा। तो पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। दूसरा, एनडीएमए इशू करता है गाइडलाइन डिजास्टर मैनेजमेंट की, इंक्लूड हीट वेव्स, ये भी बात यहाँ पे करेक्ट है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ऐसी गाइडलाइन जारी करता है। हीट वेव्स आर इंक्रीजिंग ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज, ये भी बात यहाँ पे करेक्ट है भाई। क्लाइमेट चेंज की समस्या हो रही है जिस वजह से हीट वेव की लगातार संख्या बढ़ती जा रही है, ठीक है। आईएमडी डिफाइन हीट वेव्स कंडीशन ऑफ इंडिया, भारत में हीट वेव की परिभाषा आईएमडी द्वारा निर्धारित की जाती है, ये भी बात यहाँ पे करेक्ट है। 2, 3, 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको बताया आईएमडी ने क्या निर्धारित किया, 30 डिग्री हिली रीजन में, 40 डिग्री प्लेन रीजन में अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो आपके यहाँ हीट वेव का प्रकोप माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंस में 2 एडिटोरियल आए थे, ठीक है। अब मुझे टाइटल तो नहीं याद है अभी, लेकिन जो 2 एडिटोरियल थे उनमें जो पहला एडिटोरियल था किसके संबंध में था, पहला एडिटोरियल था राइट टू एजुकेशन के संबंध में, और दूसरा जो एडिटोरियल था किसके संबंध में था, जुडिशियल रिक्यूजल के संबंध में। अभी क्या हुआ कि जो अरविंद केजरीवाल हैं उन्होंने हाई कोर्ट के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर दिया। अगर हम बात करें तो हाई कोर्ट के खिलाफ उन्होंने मना कर दिया कि मैं हाई कोर्ट नहीं जाऊंगा, ना मेरा वकील जाएगा,
हाई कोर्ट ने जो कोर्ट में सुनवाई हो रही है, सॉरी हाई कोर्ट बोल दिया मैं, जिस कोर्ट में उनका मामला चल रहा है उस कोर्ट के संबंध में उन्होंने ऐसी एक्टिविटी ली। तो अभी क्या है कि एडिटोरियल में चर्चा का विषय बन गया कि भाई जुडिशियल की जो क्या ये वो है मतलब कि जुडिशरी जो उसकी अवमानना है या नहीं है, ये बात आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, चलिए इशू कहता है कि एजुकेशन जो है जस्ट एजुकेशन जस्ट नॉट अबाउट द एक्सेस बट ऑल्सो द सोशल इंटीग्रेशन ऑफ इक्वालिटी, ये भी बात यहाँ पे सही है। चलिए स्टेटमेंट देख लेते हैं। सेक्शन 12 जो है आरटीई का, राइट टू एजुकेशन का, मैंडेट करता है 25% रिजर्वेशन फॉर डिसएडवांटेज चिल्ड्रन प्राइवेट स्कूल। क्या ऐसी बात है कि जो सेक्शन 12 है आरटीई एक्ट का, ये भारत में 25% रिजर्वेशन की बात करता है, किसमें? प्राइवेट स्कूल में, है ना। ये बात यहाँ पे कम्प्लीटली करेक्ट है ना। निजी स्कूल में भी वंचित वर्ग के बच्चों को 25% के आरक्षण की बात की गई है सेक्शन 12 में। दूसरा अगर हम बात करें, आरटीई अधिनियम भारत में केवल सरकारी विद्यालय में लागू होती है, ये बात इनकरेक्ट है। प्राइवेट स्कूल में तो पहले ही, जब यहाँ पे पहले स्टेटमेंट यहाँ पे बात होगी प्राइवेट स्कूल की, तो दूसरा ऑटोमेटिकली यहाँ पे कंट्राडिक्ट करेगा। तो सेक्शन 12 क्या करता है अगर हम बात करें, तो ये बात हो रही है कि जो आर्टिकल एक्सप्लेन करता है कि हाउ द राइट ऑफ एजुकेशन, आरटीई जो एक्ट है स्पेशली सेक्शन 12(1)(c) प्ले कर रहा है क्रूशियल रोल प्रमोट करने में इंक्लूसिव क्लासरूम। बट इसमें भी प्रैक्टिकल चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं, मिस इंटरप्रिटेशन हो रहा है, अनइवन बहुत सारी चीज़ें हैं, वो मेंस का पार्ट है। लेकिन यहाँ पे आपको इतना याद रखना है कि इस तरह का आरटीई प्रोविजन यहाँ पर किया गया है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ओनली वन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे देखेंगे, वो टॉपिक था रिक्यूजल टेस्ट ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट फेयर। ठीक है, इसको लेके था, इम्पार्शियलिटी, पक्षपात को लेके मामला था। प्रश्न क्या कह रहा है कि जुडिशियल रिक्यूजल इज एक्सप्लिसिटली कोडिफाइड इन इंडियन स्टैट्यूटरी लॉ। भारत में जुडिशियल रिक्यूजल को कोडिफाई किया गया है, ये यहाँ पे कहना चाह रहा है। दूसरा स्टेटमेंट है, कोई भी व्यक्ति अपने ही मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता है, नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत से संबंधित है। अब देखिए ये बात तो यहाँ पे करेक्ट है कि नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत मतलब क्या होता है? भाई खुद व्यक्ति अपने मामले में जज नहीं हो सकता ना, जज अपने व्यक्ति अपने मामले में सब वकील होता है। ठीक है, तो जुडिशरी इंडिपेंडेंस भारत की डेमोक्रेसी की बैकबोन है। लेकिन अगर हम बात करें तो इम्पार्शियलिटी, पब्लिक ट्रस्ट ना हो, ये भी हमें ध्यान रखना जरूरी हो जाता है। ठीक है, जुडिशियल रिक्यूजल क्या होता है कि जज स्टेपिंग असाइड फ्रॉम के ड्यू टू पोटेंशियल बायस। जज को जब ये लगता है कि इस केस में मेरा बायसनेस हो सकता है, मेरे किसी रिलेटिव का केस है या मेरे किसी दोस्त का केस है, तो वो क्या कर सकता है? उसके खुद को अलग करता है, जुडिशियल रिक्यूजल उसे कहा जाता है। और ये कोई कोडिफाइड नहीं है, लेकिन ये इन जनरल या अंडरस्टैंडिंग में माना जाता है। तो पहला जो ऑप्शन है यहाँ पे जो कोडिफाइड है, ये इनकरेक्ट है। और होता क्या है ये मैंने आपको बता दिया। 2 ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ओनली 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। आज के डिस्कशन फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू वेरी मच।